हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास का जो हमने कूलम्स लॉ किया था। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे 9 क्वेश्चंस, वो 9 के 9 क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा, फॉलोड बाय आज के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। ठीक है, मैंने आपको बोला था कूलम्स लॉ को हम ब्रेक कर करके करेंगे, पहले थोड़ा सा पार्ट, फिर और थोड़ा पार्ट, फिर और थोड़ा पार्ट। उसी प्रोसेस में नेक्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास ऑफ कूलम्स लॉ। नाउ फर्स्ट जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था वो आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं उसके पहले क्वेश्चन को। सारे सॉल्व करूंगा मैं। फर्स्ट कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हेल्ड एट अ डिस्टेंस आर मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर इज एफ न्यूटन। दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो एफ न्यूटन दी है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज टू आर बाई 2। ओरली सोचे तो बड़ा सिंपल होगा, डिनोमिनेटर को हाफ करूंगा, उसका स्क्वायर होगा, तो डिनोमिनेटर 1/4 हो गया, फोर्स 4 टाइम्स हो गई। पेपर में लिखना कैसे है, मेन पॉइंट वो होता है। फर्स्ट सिचुएशन में आपको दिया है फोर्स इज एफ न्यूटन when they are at a distance r from each other. So it is k q1 q2 by r square. अब फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में बोला डिस्टेंस बिकम्स r by 2, सो f1 फोर्स बोल दी, इट इज k q1 q2 by r by 2 whole square. Yes or no? So it becomes 4 times k q1 q2 by r square, और k q1 q2 by r square आपने क्या लिया था, f, सो ये हो गया 4f। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 2r, डिनोमिनेटर को डबल करूंगा r को, तो डिनोमिनेटर 4 टाइम्स हो जाएगा, सो 1/4 हो जाएगी। लिखने का तरीका, f2 मान ली इस फोर्स को, k q1 q2 by 2r का स्क्वायर, सो इट बिकम्स k q1 q2 by 4r square, so the answer will be f by 4. Clear? That's the way to write in exam. Clear? पहला आसान लगा। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इक्वल चार्जेस हैं, दोनों को बराबर मान लो। मेरे को क्वेश्चन में बोला टू इक्वल चार्जेस, तो Q1 और Q2 दोनों को मैंने x कूलम मान लिया। टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, आर मुझे 1 मीटर दे दिया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ द 20 kg चाइल्ड। 20 kg चाइल्ड, तो फोर्स हो गया 20 kg f। मास होता है kg, फोर्स के यूनिट्स होते हैं kgf या न्यूटन, तो फोर्स हो गया 20 किलोग्राम फोर्स, 20 इंटू 9.8, 196 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, F होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, 196 इज इक्वल टू K इज 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2 हो गया x स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस हमें दिया है 1 मीटर। ठीक है जी। अब x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -9। मानते हो बेटा? अब बच्चे ना कैलकुलेशन इसमें पॉइंट्स में शुरू कर देते हैं। देखो मैंने जान के पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट किया, सीधा स्क्वायर रूट निकलना है। 196 का हो गया 14, 9 का हो गया 3, 10 टू पावर -9, इसमें 10 टू पावर -8 का हो गया 10 टू पावर -4, और नीचे ऊपर बचा 10 टू पावर -1, उसको नीचे लाऊंगा तो √10। अब आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थर्ड कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स ऑफ चार्जेस इतना ईच। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में इंसुलेटेड का मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं है, दो स्फीयर्स हैं। इंसुलेटेड मींस दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और फॉर दैट मैटर एनीवेयर एल्स, ग्राउंड से भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, इंसुलेटेड है। टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स ऑफ चार्जेस इतना each are separated by 0.5 meter. Calculate the electrostatic force between them. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको देखते हैं। चार्ज Q1 और Q2 दोनों वैल्यूज मुझे कितनी दी है, 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम्स। डिस्टेंस मुझे दिया है 0.5 मीटर्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कुछ नहीं बोला था, एयर मानते हो। K is 9 into 10 to power 9
Q1 6.5 into 10 to the power minus 7, Q2 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by R square 0.5 into 0.5. ठीक है, 0.5 से 6.5 कट के कितना आया 13, ये 13 आ गया, ये भी आपका 13 आ गया। सो 13 इंटू 13 कितना हुआ 169, 169 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 9 हो गया माइनस 5। सॉल्व करो, 9 9 जा 81, 8 9 6 9 जा 54, 54 और 8 हो गया 62, 9 6 15, 1521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो आंसर आया 0.01521 न्यूटन। फटाक से 1 मिनट में कैलकुलेटर मत निकाला करो, पहले खुद कैलकुलेट किया करो, एग्जाम में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर। स्टार्टिंग से आदत बनाओ अपने हाथ से सॉल्व करने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, बट वंस आपकी आदत बनेगी आपसे एग्जाम नहीं छूटेगा। एग्जाम में सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमें घर पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की आदत होती है, एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता नहीं, तो कैलकुलेशंस बच्चे या तो छोड़ देते हैं या लंबे टाइम उसमें जाता है। सो शुरू से आदत बनाओ, दिक्कत कभी नहीं होगी। सो 0.01521 न्यूटन पहले पार्ट का आंसर आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स, also calculate the force when the charges are doubled and the distance is halved. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला charges are doubled, so k 2q1 2q2 distance is halved। जो गधे होंगे वो फिर से वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये कितना हुआ, ऊपर हो गया 4, नीचे से 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ गया, तो 4 4 से 16 आ गया ऊपर, 16 टाइम्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, मैं दोबारा क्यों कैलकुलेट करूं वैल्यूज डाल के। सो 16 इंटू 0.01521 न्यूटन कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में आपको बोला व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 80 दी हुई है, अब आपको फोर्स निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ की ना, ये फॉर्मूला बताया था ना, फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो गया, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 80। सो आपके पास आंसर कितना है 0.01521 फोर्स निकाली थी डिवाइडेड बाय 80 न्यूटन। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बार बार सेम कैलकुलेशन नहीं करनी, वही कैलकुलेशन जो आप पहले कर चुके हो उसको यूटिलाइज करो। ठीक, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 4, देखिए सामने कह रहे 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8 माइक्रोकूलम एंड माइनस 15 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आपको बोला सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। लेट्स सी, एफ इज इक्वल टू, पूरा लिखता हूं, एफ इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ कितना दिया हुआ है 20, के चार्ज की वैल्यू 8 माइक्रो, दूसरे चार्ज की वैल्यू 15 माइक्रो। माइंडेड, मैं साइन नहीं लूंगा, चार्ज का वेक्टर नहीं निकाल रहा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ। तो फोर्स का सिर्फ क्या लेना है, वैल्यू, साइन नहीं कंसिडर करना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव साइन मींस अट्रैक्टिव, पॉजिटिव साइन मीन रिपल्सिव, और कुछ नहीं है। तो हम क्योंकि 20 न्यूटन ले रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होगा ऑब्वियसली, या तो फोर्स को भी -20 लो तो माइनस माइनस कट जाएगा। सो बेटर ये रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लो। अगर आप वेक्टर फॉर्म में करते हो तब आपको साइन लेना होगा, वो हम आगे करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर हमें पता नहीं, ये पहले सिचुएशन दी है, कुछ नहीं सॉल्व कर रहा। बच्चे क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं। अब देखो आगे इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन की है, तो रेशियो लेने पे कैलकुलेशंस बच जाती हैं। जैसे इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ +7 माइक्रोकूलम, सो अब Q1 डैश कितना हो गया, 8 माइक्रोकूलम वो पहले था, 7 माइक्रोकूलम दिया तो ये हो गया 15 माइक्रोकूलम। Q2 डैश था -15 माइक्रोकूलम,
उस पे मैंने 7 माइक्रोकूलम दिया, सो ये बन गया -8 माइक्रोकूलम। मानते हो बेटा? सो अब फोर्स कितनी हो गई? के 15 माइक्रो 8 माइक्रो बाय आर स्क्वायर, हाँ की ना? ये तो सेम आ गया ना ऊपर वाला, तो आंसर कितना हुआ? 20 न्यूटन। नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हाटसोएवर, वैल्यू वाइज सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है टू बॉडीज से ए एंड बी आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, दो बॉडीज हैं ए और बी, 2 मीटर दूर दोनों को रख दिया। ठीक है जी। चार्ज ऑन ए एंड बी इज +6 एंड -3, +6 कूलम एंड -3 कूलम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, पहले फोर्स कितनी हुई? के चार्ज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो। सो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 4.05 इंटू 10⁻10 न्यूटन। क्लियर? आ जाते हैं आगे। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड केप्ट एट द सेम पोजिशन, फाइंड आउट द न्यू फोर्स। व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट तब क्या होगा? शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस। +6 एक के पास है, -3 दूसरे के पास है, टोटल कितना हो गया? +3। हाफ एक के पास, हाफ एक के पास। सो ए पे चार्ज आ गया 3/2 माइक्रोकूलम, माइक्रो नहीं है, 3/2 कूलम, और बी पे चार्ज आ गया 3/2 कूलम। दोनों को जब मैंने क्या कर दिया? कॉन्टैक्ट में ले आया। सो अब फोर्स कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इजी था 5th। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल ऑपोजिट चार्जेस। अनइक्वल भी है, ऑपोजिट भी है। ओके, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.9 मीटर्स अपार्ट। ये दो मेटालिक स्फीयर्स हैं। मान लिया Q1 की वैल्यू x है और Q2 की वैल्यू -y है। अनइक्वल भी हो गए और ऑपोजिट भी हो गए। दोनों को मैंने 0.9 मीटर दूर रख दिया। ठीक है जी। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट, ओके, इनिशियली फोर्स वोर्स कुछ नहीं निकालनी, कॉन्टैक्ट में ले आए। जब कॉन्टैक्ट में लाऊंगा तो चार्ज आ जाएगा x - y/2 दोनों में। इसको मैंने Q बोल दिया, दोनों का Q तो सेम ही होगा ना। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, 0.9 मीटर दूर बाद में फिर से रख दिया। ठीक है जी। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम इज 0.025 फोर्स है 0.025 न्यूटन। इस सिचुएशन में कैलकुलेट द फाइनल चार्ज। हमें Q निकालना है, एक्स और वाई से मतलब ही नहीं है। एक्स और वाई कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, हमें सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करना है। सो एक्स वाई का कोई काम नहीं है। तो फोर्स 0.025 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करना, बहुत सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। देखते हैं कैसे। हमें सिर्फ क्यों निकालना है, एक्स वाई से कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में। ये हो गया 25 इंटू 10⁻³ नीचे से आया 9 इंटू 10⁻⁻1 9 इंटू 10⁻⁻1 और ये 9 इंटू 10⁻9 नीचे ले गया। ये किसके बराबर आया? क्यू स्क्वायर के। 9 से 9 कट गया। अब सॉल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर हुआ 25 इंटू 9 इंटू ऊपर हो गया 10⁻⁻5 और नीचे से आया 14। 5 और 9 नीचे से आया 9 -9 और -5 कितना हो? -14। स्क्वायर रूट करो। 5 हुआ इसका, 3 इसका, 5 3 15 इंटू 10⁻⁷ कूलम। खत्म। नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। इजी लगा? सो दैट्स द वे
टू डू दिस। अब इसमें एक्स और वाई कोई जरूरत नहीं पड़ी, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एक्स और वाई निकालना होगा, उस पर भी आऊंगा। समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज, इनिशियल तो बोला ही नहीं उसने, तो हम क्यों कैलकुलेट करें, एक्स वाई का कोई जरूरत ही नहीं है, हमें उसकी कंडीशंस भी कोई नहीं दी हुई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? A particle of mass m and carrying a charge minus q1 start moving around a fixed charge plus q2। प्लस q2 चार्ज है, उसके चारों तरफ एक पार्टिकल घूम रहा है, उसका चार्ज है माइनस q1। दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। कोई भी बॉडी जब रिवॉल्व करती है, गोल घूमती है, तो एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज always required if a body has to move in a circle. Now that centripetal force in this situation is provided by the electrostatic force of attraction between the two bodies. अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, कोई भी बॉडी गोल घूमेगी वो इसीलिए घूमेगी क्योंकि कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? आपको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ की ना? सेंट्रीपिटल के दो फॉर्मूलाज थे, एक था mv स्क्वायर बाय आर, एक होता था mr ओमेगा स्क्वायर। हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम mr ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ओमेगा 2π/t होता है, उससे सीधा t निकलाएगा। जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तब आप यूज करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर। जब आपको वेलोसिटी निकालनी होगी तब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करोगे mv स्क्वायर बाय आर। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा कभी, तब यूज करते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। इससे टाइम पीरियड इजीली निकल जाता है ओमेगा को 2π/t डाल के। तो ये किसके बराबर होगा? mr ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा निकाल लेते हैं। मेरे पास आया Q1 Q2 बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब m इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो गया 2π/t, उसका होल स्क्वायर हुआ 4π स्क्वायर बाय t स्क्वायर। सो t स्क्वायर आ गया 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q1 Q2। सो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q1 Q2। गॉट इट? समझ में आया? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, करते हैं बेटा इसको। कह रहे टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन। द चार्ज ऑन वन स्फीयर इज ट्वाइस द अदर। सो एक पहले स्फीयर पे जो चार्ज है उसको मान लिया Q, जो सेकंड स्फीयर पे चार्ज है वो हो गया 2Q। दोनों के बीच में फोर्स है 2 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक बच्चे, एक्सप्रेशन क्या बनेगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें ना R पता है ना Q पता है, देखते हैं क्या करना है। रख लो इसे संभाल के। फर्स्ट इक्वेशन आगे क्या बोला? व्हेन टेकन 10 मीटर फर्दर अपार्ट, 10 मीटर और बढ़ा दिया डिस्टेंस, फोर्स हो गई 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो फोर्स 5 × 10⁻⁴ इज K Q1 Q2 बाय R प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब ये क्यों किया मैंने? 10 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। 10 सेंटीमीटर यूनिट्स कौन से होते हैं? ऐसा यूनिट्स होते हैं मीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? मीटर में। तो ये हो जाएगा R प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, दोनों को डिवाइड करो। जब दोनों को डिवाइड करूंगा मेरे पास आएगा 2 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻⁴। K कट गया, Q कट गया, 2Q कट गया, R प्लस 0.1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी। सो ये मेरे पास कितना आया? 20/5। लेफ्ट साइड आ गई 4, राइट साइड है R प्लस 0.1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग मत करो, दिमाग लगाओ, स्क्वायर रूट सीधा करो। हो गया 2 इज इक्वल टू R प्लस 0.1 अपॉन R
2r equal to r plus 0.1. So r equal to 0.1 meter, that is 10 centimeters. r की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास आया 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर. इससे q कैलकुलेट हो जाएगा, q कैलकुलेट हो जाएगा तो 2q कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाएगा. समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें कैलकुलेशन की एक टेक्निक बताऊंगा, वो आपके एग्जाम में भी लास्ट ईयर 2-3 साल पहले आया था. इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं था, आगे के चैप्टर में था, बट उसमें कैलकुलेशन की सेम टेक्निक यूज हुई थी जो मैं बताऊंगा. पेपर में 90% बच्चों का वो एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं हुई थी, बट मैं बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा. कह रहे टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन attract each other with a force of 0.108 न्यूटन. ओके, एक का चार्ज है प्लस x, दूसरे का चार्ज है माइनस y. दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन द डिस्टेंस इज 0.5 मीटर. ठीक है जी, फॉर्मूला लगाते हैं. F is equal to k q1 q2 by r स्क्वायर. हाँ कि ना? सॉल्व करते हैं. ये हुआ 108 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5. 0.5 इज हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1/4, और ये 9 इंटू 10⁻9 नीचे ले आया, इज इक्वल टू एक्स वाई. 9 4 36, 36 इंटू 3 इज 108. सो x इंटू वाई आपके पास आया 3 इंटू 10⁻12. रख लीजिए, यहां तक क्लियर. सो पहली जो कंडीशन दी उससे तो ये मेरे पास आ गया. आगे क्या बोला? द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर which when removed and afterwards they repel each other with 0.036. जब आप कनेक्ट कर दोगे तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस. आफ्टर शेयरिंग देयर चार्जेस विल बिकम इक्वल. सो अब इन पे चार्ज कितना हो जाएगा? x minus y by 2. सी x and y आर द नंबर्स, वैल्यूज. मैंने साइन अलग से कंसिडर कर लिया. सो x माइनस y by 2 दोनों पे चार्ज हो गया. अब फोर्स कितनी बोली है? 0.036. अब फोर्स है 0.036 न्यूटन. आर अभी भी सेम है, वैल्यूज डालते हैं. F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर. r इज हाफ. हाफ का स्क्वायर और x माइनस वाई बाय 2, उसके नीचे वाला 2 जो है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास आया x माइनस वाई का स्क्वायर इज 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9. सो ये आ गया 4 इंटू 10⁻12. सो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास आया प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻6. नंबर 2. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. बच्चे यहां पे गलती शुरू करते हैं. y की वैल्यू नीचे सब्स्टिट्यूट कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, सॉल्व नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगी. क्या दिमाग लगाओगे कि 10 पावर्स भी हैं? क्या दिमाग लगाओगे? एक सिंपल सी टेक्निक क्लास 10th में आपने यूज किया था फॉर्मूला. x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy. होता है कि नहीं? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में अगर मैं 4ab जोड़ दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा. सो इधर देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना हुआ? x माइनस वाई होल स्क्वायर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. उसमें मैंने 4xy जोड़ दिया तो क्या बच जाएगा? प्लस 2xy विच इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर. इससे होगा क्या, जरा देखते हैं. x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻12. 4xy, xy की वैल्यू थी 3 इंटू 10⁻12. सो 4 3 से 12, 10⁻12. ये आ गया 16 इंटू 10⁻12. सो x प्लस वाई मेरे पास सिंपली आ गया 4 इंटू 10⁻6.
आप कहोगे सर इसमें प्लस माइनस तो लिया नहीं आपने, क्योंकि x प्लस वाई है, ऐड होगा, दो पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड लिया x और y, साइन अलग कंसिडर किया। सो केस 1, दो ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर x प्लस वाई तो 4 इंटू 10⁻6 ही है, x माइनस वाई प्लस 2 इंटू 10⁻6 होता, ये पहला केस। दूसरा केस, x प्लस वाई 4 इंटू 10⁻6 ही है, x माइनस वाई माइनस 2 इंटू 10⁻6 होता। तो दो रिजल्ट्स निकलेंगे। पहला रिजल्ट निकालते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ऐड करो, 2x हो गया 6 इंटू 10⁻6, तो x हो गया 3 इंटू 10⁻6 कूलम। x की वैल्यू पुट करो, y आ गया 1 इंटू 10⁻6 कूलम। तो पहला चार्ज कितना लिया था? Q1 था प्लस x, Q2 था माइनस y, सो Q1 हो गया प्लस 3 माइक्रोकूलम और Q2 हो गया माइनस y, तो -1 माइक्रोकूलम। इधर सॉल्व करते हैं, ऐड करो, 2x हो गया 2 इंटू 10⁻6, x की वैल्यू आ गई 10⁻6 कूलम, बैक सब्सटीट्यूट, y आ गया 3 इंटू 10⁻6 कूलम। मतलब इस सिचुएशन में Q1 आ गया प्लस x, मतलब +1 माइक्रोकूलम, और Q2 हो गया -3 माइक्रोकूलम। सो दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, +3 एंड -1 या फिर +1 एंड -3। ये दो आंसर्स हैं। अच्छा लगा? क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेशन पे थोड़ा दिमाग लगना था। ठीक, समझ में आ गई बात? सो ये था आपका इसका बेसिक पार्ट। चलें आगे, आगे देखते हैं आज के अब टॉपिक्स पे। ये तो थे हमारे न्यूमेरिकल्स, आ जाते हैं आज के टॉपिक्स पे। आज के टॉपिक में सबसे पहले कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट डिस्टेंस का। ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होता है? आज मैं बहुत दो छोटे पार्ट कराऊंगा। ये दो छोटे पार्ट आपके सिर्फ मात्र दो क्वेश्चन में काम आएंगे, तो हम आज बहुत कम काम करेंगे, बट दो डेरिवेशंस करेंगे, जिससे क्या होगा, आज थोड़ा सा थियोरी होगा, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में चलेंगे। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस की पहले बात करते हैं। ये कहां पे है? आपको मैंने वो बताया था, हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लास्ट के दो पॉइंट्स मैंने छुड़वाए थे, ये वो दो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीबीएसई में आज तक नहीं पूछा गया। दिस इज फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो मेडिकल एंट्रेंस भी हो सकता है, वो जेई भी हो सकता है, दोनों में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? इक्विवेलेंट डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका वो बताऊंगा कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है? सो दोनों बातें करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है? सपोज करो आपने बात की दो चार्जेस एयर में है, दो चार्जेस एयर में है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ कि ना? अगर दो चार्जेस एयर की जगह, दोबारा, अगर दो चार्जेस एयर की जगह किसी और मीडियम में है, तब फॉर्मूला लग जाता है 1/4πε ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ कि ना? यस और नो? दो चार्जेस एयर में तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दो चार्जेस मीडियम में तो 1/4πε ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट अगर एक हवा में और दूसरा मीडियम में, तो अगर एक इधर है एक इधर है, बीच में आधे में एक मीडियम है आधे में दूसरा मीडियम है, तब क्या करेंगे? तब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। नोट्स में मैं इसका एक फॉर्मूला लिखा है, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो आप चाहे उसको नोट्स में लिख लीजिएगा साथ में। सो इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले स्टेटमेंट देखिए, कहता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस इन एयर at which the two charges will experience same force
as experienced by them in a given medium. Of dielectric constant कैपिटल के। क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान दीजिए। सपोज करो, अभी मैं इस स्टेटमेंट को आपको इलैबोरेट करके दिखाऊंगा। सपोज करो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में है। ये एक मीडियम है जिसमें ये दो चार्जेस हैं। इस मीडियम में ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है R। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अगर, दोबारा ध्यान से, अगर ये दोनों चार्जेस एयर में होते हैं, नहीं, अगर ये दोनों चार्जेस एयर में होते तो कितने डिस्टेंस पे होते कि सेम फोर्स एक्सपीरियंस होती, फोर्स इक्वल होती दोनों सिचुएशंस में। सो दिस डिस्टेंस इन एयर इज नोन एज इक्विवेलेंट डिस्टेंस। दोबारा समझते हैं, ध्यान दो। मैंने बोला दो चार्जेस मीडियम में है। लेट्स सपोज वो, एक रफ वैल्यू ले रहा हूं, लेट्स सपोज वो 5 सेंटीमीटर गैप पे। अगर उनको मैं हवा में 5 सेंटीमीटर रखता तो क्या फोर्स सेम होती? नहीं होती, क्योंकि एप्सिलॉन चेंज हो जाता ना। सो दो चार्जेस मीडियम में, उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है। अगर मैं उन्हें एयर में रखता हूं, अगर मैं उन्हें एयर में रखता हूं तो कितने गैप पे रखूंगा कि फोर्स सेम रहे? दोबारा, दो चार्जेस मीडियम में है, उनके बीच में कुछ फोर्स है। अगर मैं उन्हें एयर में रखता हूं तो कितने गैप पे रखूं कि फोर्स सेम रहे? दैट गैप, न्यू डिस्टेंस इन एयर, इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ो। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस इन एयर, मतलब ये वाला डिस्टेंस, at which the two charges will experience the same force as experienced by them in a given medium. मीडियम में जो फोर्स है वही फोर्स एयर में एक्सपीरियंस हो, तो एयर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो गई? वैल्यू पे ध्यान दीजिए। अगर वो मीडियम में है तब फोर्स कितनी होगी? फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मानते हो बेटा? ये हो गया 1/4 पाई K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इजंट इट? बिकॉज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम को क्या लिख सकते हो? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने बस। सो आपके पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, रख लो इसको। अगर एयर में r डैश डिस्टेंस है तो फोर्स इन एयर कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर। हां की ना? नाउ इफ force in medium is force in air, then r dash is called equivalent distance. यही स्टेटमेंट बताई मैंने। r dash को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट डिस्टेंस, अगर फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम क्या हो? बराबर हो। इक्वेट कर दो। 1/4 पाई K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R dash का स्क्वायर। Q1 Q2 कट गया, 4 pi epsilon naught कट गया। 1 by K times R square is 1 by R dash का स्क्वायर, which implies R dash का स्क्वायर is K times R square। तो R dash आ गया R रूट K। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, वो यही है। दो स्टेटमेंट थी, एक तो डेफिनेशन थी, दूसरी स्टेटमेंट जो नोट्स में लिखी है वो यही है। वो क्या स्टेटमेंट है? आर मीटर ऑफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आर इक्वलेंट टू आर रूट के इन एयर। वो ये प्रूफ है।
समझ में आ गया? यूज देखते हैं इसका। सपोज करो मैंने बोला कि ये एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, ये इंटरफेस है दो मीडियम से, यहां है एयर, यहां है लेट्स सपोज वाटर, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मतलब ये चार्ज हवा के ऊपर 1 मीटर में और हवा के नीचे भी 1 मीटर गैप है। सो दोनों के बीच में 2 मीटर का गैप है, पर 1 मीटर हवा में है, 1 मीटर पानी में, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 दिया हुआ है। कहता है दोनों के बीच की फोर्स निकालो। अब देखो, अब आप क्या करोगे, वाटर को रिप्लेस कर दोगे आप एयर से। अगर पानी की जगह, पहले तो ये 1 मीटर हो गया, यहां पे 1 माइक्रोकूलम, अगर पानी की जगह एयर होती तो कितना डिस्टेंस होता, 1√81, दैट इज 9 मीटर्स। सो यानी अगर मैं पानी को हटा दूं, पानी की जगह मैंने एयर मान ली, तो ये 9 मीटर हवा है, 2 माइक्रोकूलम। तो अब बेसिकली ये चार्ज और ये चार्ज हवा में कितना गैप पे हो गए, 10 मीटर गैप पे। फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, अगर मल्टीपल मीडियम्स हो तो हर मीडियम को रिप्लेस करके क्या कर दो, एयर लगा दो। जैसे एक और एग्जांपल देखो, सपोज एक चार्ज है यहां पे Q1, एक चार्ज है यहां पे Q2, तीन मीडियम है बीच में, ये एक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये दूसरा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये तीसरा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, और डिस्टेंस है RRR, तीनों का डिस्टेंस ले लिया, तीनों मीडियम्स का। मैंने बोला इन दोनों चार्जेस पे फोर्स निकालनी है। अगर इस मीडियम में, मीडियम की जगह एयर होती तो ये डिस्टेंस हो जाता R√K1, ये हो जाता R√K2, ये हो जाता R√K3। मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर क्या हो जाएगा, पहले वाला R√K1, दूसरा वाला डिस्टेंस चेंज होके R√K2, तीसरा चेंज होके R√K3। सो टोटल डिस्टेंस इन चार्जेस का हवा में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R√K1 प्लस √K2 प्लस √K3। सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R² इंटू √K1 √K2 √K3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? दैट्स द वे टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। माइंडेड, दिस इज नॉट इन योर CBSE सिलेबस, ये एंट्रेंसेस में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो अगला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। इसका प्रूफ कैसे करता है, लेट्स सी। ये पेपर में आ जाता है प्रूफ, ये पहला प्रूफ है जो आपके एग्जाम में आता है। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, डेरिवेशन या प्रूफ कोई नहीं, ये पहला डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने क्या किया, जब भी आपको डेरिवेशन निकाल बोल ली गई तो आप सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लिखोगे, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे। कैसे? मैंने बोला कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance R as shown। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, आपने R डिस्टेंस दूर इन दोनों को रख दिया, ठीक है। सिचुएशन आई एम कंसिडरिंग Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0।
चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो Q1 Q2 को धक्का मारेगा और Q2 Q1 को धक्का मारेगा, isn't it? इसको लिख दिया F on 1 बिकॉज ऑफ सेकेंड, ये हो गया F on सेकेंड बिकॉज ऑफ 1। F12 मैंने बोल दिया फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। F21 बोल दिया फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स R12 1 से 2 की डायरेक्शन में, R21 2 से 1 की डायरेक्शन में। सो R12 लिया यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, M1 से M2 की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर के वेक्टर को ले लिया R12। R21 लिया यूनिट वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1, 2 से 1 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया वो ले लिया R21। ये बात क्लियर? चार चीजें ली मैंने। F12 लिया फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ सेकेंड, F21 लिया फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ 1, R12 लिया यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2, R21 लिया यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टू 1। अब फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। F ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड, F ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन जरा ध्यान दो, F12 ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21। जो F12 की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21। तो यहां यूनिट वेक्टर यूज हुआ R21। वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर गिव्स यू वेक्टर। ये हो गया पहले वाला, ये चीज हो गई फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये चीज हो गई फोर्स की डायरेक्शन। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वेक्टर आ गया। ठीक, इसी तरह से F21 विल बी K Q2 Q1 बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है इसकी, देखो जरा, जो F21 की डायरेक्शन है वो R12 की डायरेक्शन है कि नहीं। सो यूनिट वेक्टर आप किसका यूज करोगे, R21। दोबारा देखो, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 डज नॉट मेक अ डिफरेंस, नो। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। we know that R21 is negative of R12। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। R12 इधर है, R21 इस तरफ है। सो F21 कितना हुआ, K Q2 Q1 बाय R स्क्वायर इंटू R21 की जगह में माइनस R12 लिख सकता हूं। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव साइन को छोड़ के F12 के इक्वल आई। सो F21 नेगेटिव ऑफ F12, मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, which is Newton's third law, which is Newton's third law. Therefore, Coulomb's law obeys Newton's third law. समझ में आ गई बात? क्लियर? ये पहली डेरिवेशन है। एक बार स्टेप्स दोबारा देखते हैं। मैंने बोला मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। मैंने सिचुएशन ली Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। सो Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगी। F12 मैंने नाम दिया फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड, F21 मैंने नाम दिया फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। R12 बोला 1 से 2 की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर का वेक्टर, R21 बोला 2 से 1 की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर का वेक्टर। वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। F12 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन के बराबर है,
और R21 F21 की डायरेक्शन के बराबर है। सो F12 कितना हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, F21 भी हुआ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। R12 और R21 दोनों से एक दूसरे के ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नेगेटिव वेक्टर्स। तो आप R21 को नेगेटिव ऑफ R12 लिख सकते हो। सब्सटीट्यूट करो, आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये पहली डेरिवेशन है जो आपकी इसके कोर्स में है। आ जाते हैं दूसरी डेरिवेशन, इसका नाम है माइंडेड। अगर आपने लिखी नहीं है साथ साथ रिवाइंड करो वीडियो, लिख के करो। जब पढ़ने से देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक बार दो बार चीज को लिखोगे नहीं। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कंप्लीट वेक्टर फॉर्म मतलब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आधा तो वैसे ही है जैसा पहले लिखा था। मैंने बोला कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance R in air in a three-dimensional coordinate system as shown। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने दो चार्जेस मान लिए Q1 Q2। जरा ध्यान दीजिए, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां मैंने दो चार्जेस मान लिए Q1 एंड Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लिया R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लिया R2। सिचुएशन वही ली, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। क्यों ले रहा हूं ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 क्यों नहीं ले रहा, बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा। ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। F on first because of second, F on second because of first। F12 is force on Q1 due to Q2 और F21 is force on Q2 ड्यू टू Q1। ठीक बचा। सो मैंने बोला 1 2 को रिपेल कर रहा है, 2 1 को रिपेल कर रहा है। ये फोर्सेस के फॉर्मूलाज हो गए, कोई टेंशन नहीं, मतलब वैल्यूज हो गई। यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। R12 1 से 2 की डायरेक्शन में, R21 2 से 1 की डायरेक्शन में। R12 हो गया यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 और R21 हो गया यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है जी, यहां तक कोई शक नहीं। एक छोटी सी बात, R12 आपको मालूम है नेगेटिव ऑफ R21 होता है ना। R12 वेक्टर नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर के होगा। 1 से 2 की वेक्टर, 2 से 1 का वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। बट R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा R के, इजंट इट। दोनों के बीच में अगर R गैप है, सो लेंथ को 1 से 2 तक मेजर करूं या 2 से 1 तक मेजर करूं, लेंथ वही रहेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इजंट इट। अभी तक जो मैंने लिखा उसमें कोई शक, ये सारा तो वो पिछली डेरिवेशन वाला ही पार्ट था, उसमें भी यही था। ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा यहां पे, 1 से 2 का लेंथ, 2 से 1 का लेंथ बराबर होगा R के इक्वल। 1 से 2 का वेक्टर, 2 से 1 का वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिव। अब आ जाते हैं इसके वेक्टर फॉर्म पे। F12 मतलब ये वाला फोर्स हो गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन कौन सी है, जो R21 की डायरेक्शन है कि नहीं, R21 पहले भी यही लिखा था।
अब थोड़ा सा खेल बदलना है। मैं आर को R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। आर लिखो या R21 लिखो मैग्नीट्यूड में, या R12 लिखो मैग्नीट्यूड में, फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि यहां 21 था यूनिट वेक्टर में, इसीलिए मैं नीचे भी उसी फॉर्मेट में लिखूंगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। ठीक जी, मैग्नीट्यूड ऑफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 मैग्नीट्यूड इंटू R21 यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे फायदा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है कि नहीं होता। 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर, रख लीजिए संभाल के। अब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ। R21 को आप लिख सकते हो R1 माइनस R2। ये कैसे हुआ जरा साइड में देखो क्लास 11th में। ये है R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर, R21 हो गया 2 से 1 की डायरेक्शन में। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जो दो साइक्लिक ऑर्डर वाले हैं वो तीसरे के बराबर होता है। मतलब ट्राइंगल लॉ अगर मैं सोचूं तो ये होगा R2 प्लस R21 इक्वल टू R1। साइक्लिक ऑर्डर वालों का सम तीसरे वाले के इक्वल होता है, तो R21 को आप लिख सकते हो R1 माइनस R2, मैंने वही लिखा। ए बी वेक्टर को लिखते हो OB माइनस OA, पोजिशन वेक्टर की टर्म्स में, फाइनल माइनस इनिशियल। सो सब्सटीट्यूट second and first, you get F12 equal to 1/4 epsilon Q1 Q2 by magnitude of R1 minus R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म हो गई। सिमिलरली F21 आपके पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। सो ये दो एक्सप्रेशंस हैं कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। माइंडेड, डेरिवेशन सिर्फ देख के नहीं होती। थोड़ा सा मैंने लिखा, आप वीडियो पॉज करके लिखो, रिवाइंड करो, फिर से लिखो, फिर से करो अगर नहीं लिखा है तो लिख लिख के याद होगी। ये साथ में आपको 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आज मैं इसके न्यूमेरिकल्स नहीं दूंगा ताकि आप पे बर्डन थोड़ा कम रहे। आज आपको ये डेरिवेशंस अच्छे से याद करनी है। एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा मैथमेटिकल है, तो जिसको मैथ्स नहीं आती, जिसके कोर्स में जो मैथ्स ही नहीं है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे, वो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। क्या कॉन्सेप्ट है ये, अगर एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एनी इक्वेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल, जैसे x² + 2x + 1 sin x cos x, कुछ भी हो, एनीथिंग विच डिपेंड्स ऑन x इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई एक फंक्शन है, आपको चेक करना है कि x की क्या वैल्यू डालूं कि इसकी सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू आ जाए फंक्शन की, फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए। तब क्या वर्किंग रूल होता है, आप डेरिवेटिव करते हो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, इक्वल टू 0 कर देते हो, x की वैल्यूज निकाल लेते हो जो भी आई, सपोज 2 आई, x1 x2, दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, कुछ आएगा दोबारा डिफरेंशिएट करके, ये जो वैल्यूज निकली हैं ये सब्स्टिट्यूट करते हो। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए देन x इक्वल टू x1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब x की जगह जब आप x1 डालोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। अगर ये नेगेटिव आए देन x इक्वल टू x2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये वर्किंग रूल है। बाकी मैथ्स जिनके पास है
डिटेल में प्रूफ के साथ करोगे कि ये क्यों हुआ मैथ्स में। जिनके पास नॉन मैथ्स है वो इसको याद रख लो, जो मैथ्स वाले भी हैं अभी फॉर द टाइम बिंग याद कर लो, जब मैथ्स में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे तो उसमें ये करेंगे। दोबारा स्टेप्स क्या मैंने बोले, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, आपको चेक करना है कि x की क्या वैल्यू डाले कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आए, तब आप क्या करते हो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, इक्वल टू 0 करते हो, x की वैल्यूज निकालते हो, दोबारा डिफरेंशिएट करके वो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो। अगर डबल डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट करने के बाद पॉजिटिव आता है, मतलब वो वैल्यू किसको करस्पॉन्ड कर रही है, मिनिमम को। अगर नेगेटिव आता है तो किसको करस्पॉन्ड कर रही है, मैक्सिमम। ठीक, यूज करके देखते हैं। यूज करने के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 पेज 17, क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। A certain charge capital Q is divided into two parts, small q and q minus q. एक कैपिटल क्यू चार्ज है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। हाउ द चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू बी रिलेटेड so that q and q minus q placed at certain distance apart experience maximum force. स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का रिलेशन क्या होगा अगर फोर्स मैक्सिमम है। जब भी आपको ये वर्ड सुनाई दे जाए मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक है। सो कह रहा है स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू की, तो स्मॉल क्यू इज बेसिकली अ वेरिएबल। तो फोर्स क्या हुई, k q1 q2 by r square. You can write it as k by r square, which is a constant, qq minus q square. So this is a function which is dependent on variable small q. क्या करोगे, मैंने बोला पहले डिफरेंशिएट करते हैं, करो डिफरेंशिएट, df by dq विद रिस्पेक्ट टू q डिफरेंशिएट करेंगे। उसमें वेरिएबल x था जो मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, इसमें वेरिएबल है q माइनस 2q, ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करके मैंने बोला था इक्वल टू 0 कर दो, तो स्मॉल q आ गया सॉल्व करके q बाई 2, q इक्वल टू 2q, तो स्मॉल q हो गया q बाई 2। अब क्या करने को बोला था मैंने, डबल डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएट करो, k बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, कैपिटल Q कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, स्मॉल q का 1, तो माइनस 2k बाय आर स्क्वायर। सो डबल डेरिवेटिव, जब स्मॉल q की वैल्यू q बाई 2 है, ये हो गया माइनस 2k बाय आर स्क्वायर, नेगेटिव आया, देयरफॉर f इज मैक्सिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, इफ स्मॉल q इज इक्वल टू q बाई 2, मिनिमम निकल ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो ये खेल है इसके क्वेश्चंस का। अब आज का होमवर्क सुन लीजिए, आपको क्या करना है। न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा हूं आज, एक आधा ही दूंगा। सबसे पहले रीडू करिए थ्योरी जितनी करी है हमने, जो दो डेरिवेशंस करी हैं उनको राइटिंग में कीजिए, लिख के कीजिए। तीसरा, डू न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 to 11। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब 1 to 9 के आगे के जो है सिर्फ दो क्वेश्चन और हैं। 1 to 9 में वो रिपीट कीजिए जो पहले आपके डाउट्स आए थे, और बचे हुए दोनों क्वेश्चन कीजिए। सो दैट इज द वर्क फॉर टुडे, बट आपको थ्योरी में अच्छे से रिवाइज करना है सब कुछ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।